नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित रायसीना संवाद के 6ठे सम्मेलन का शुभारंभ किया। केंद्र ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरों का खंडन किया। राज्यों से विभिन्न शीत भंडार श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा और मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। सरकार देश में टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत से टीबी के उन्मूलन से पूरी दुनिया पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मत्स्य पालक किसानों और खरीदारों की सुविधा के लिए ई सेंटा ऐप जारी किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तेज। भारत और फ्रांस कोविड उपरांत साझा एजेंडे को निकट सहयोग के जरिए आगे बढ़ाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों के मद्देनजर खाद्य मंडियों में जीवित स्तनधारी वन्य जीवों की बिक्री स्थगित करने का आग्रह किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच जारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। रायसीना संवाद का 6ठा सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। All of us, everywhere, regardless of the color of our passports, come out of it. That is why this year, despite many constraints, we have supplied vaccine to over 80 countries. We know that the supplies have been modest. We know that the demands are huge. We know that it will be a long time before the entire humanity can be vaccinated. At the same time, we also know that hope matters. It matters as much to the citizens of the richest countries as it does to the less fortunate. And so, we will continue to share our experiences, our expertise, and also our resources with the entire humanity in the fight against the pandemic. Friends, as you gather virtually at the Raisina Dialogue this year, I call upon you to emerge as a powerful voice for a human-centric approach. As I have said elsewhere, while we may be used to having Plan A and Plan B, there is no Planet B, only Planet Earth. And so, we must remember that we hold this planet merely as trustees for our future generations. I will leave you with that thought and wish you very productive discussions over the next few days. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 4 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। रायसीना संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जिसका आयोजन 2016 से हर साल किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से इसका आयोजन करते हैं। 2021 के सम्मेलन का मुख्य विषय है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के दौरान अगले 4 दिन में विश्व के लिए समसामयिक महत्व के 5 प्रमुख विषयों पर परिचर्चा की जाएगी। भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद के दौरान बहुपक्षवाद, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन, सूचना महामारी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 2021 के संस्करण में कुल 50 सत्र होंगे। इसमें 50 देशों के 150 वक्ता शामिल होंगे। 80 देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकृत किया है। सोशल मीडिया के जरिए भी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीस पायन, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रेन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, केन्या, चिली, मालदीव्स, ईरान, कतर और भूटान के विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। राज्यों के पास जो उपलब्धता है, अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। इस माह में यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेज की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेज के अभाव की नहीं है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है। केरल जैसे राज्य हैं जहां शून्य वेस्टेज है, दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जहां आज भी 8 या 9% वेस्टेज है। तो अगर वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11 करोड़ 43 लाख डोजेज का इस्तेमाल किया। श्री भूषण ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि लगभग 53 केंद्रीय दल कोविड रोगियों की अधिक संख्या वाले जिलों में मौजूद हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है। इससे देश में टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऐसे विदेशी टीकों की तेजी से अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है जिनके आपात इस्तेमाल की अनुमति अमरीकी खाद्य और औषधि प्रशासन, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी और अन्य कई दवा नियंत्रक पहले ही दे चुके हैं। कोविड-19 टीकाकरण प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि कुछ देशों में विकसित, निर्मित और आपातकालीन इस्तेमाल के लिए स्वीकृत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में शामिल वैक्सीन को भारत में उपयोग की मंजूरी दी जाए। संभावित वैक्सीन को अनुमति देने की प्रक्रिया में विलंब से बचने के लिए औषधि नियंत्रक की अनुशंसा से पहले क्लिनिकल ट्रायल के प्रावधान में रियायत दी गई है। समूह ने कहा है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम में इसे शामिल करने से पहले ऐसी वैक्सीन को पहले 100 लोगों को दिया जाए और अगले 7 दिन तक उनकी निगरानी की जाए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि देश में कोविड महामारी का फैलाव रोकने के लिए टीकाकरण केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में से एक है।
सरकार के इस फैसले से देश में विदेशी वैक्सीन तेजी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। देश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है। विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन आज देश भर में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के 87वें दिन देश में टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है, यानी एक ही दिन में इसमें 26,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं। अब तक देश भर में 10 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगवाए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से शुरू हुआ। कोविड महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाने की शुरुआत 2 फरवरी से हुई, जबकि इस वर्ष 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और गंभीर बीमारी वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाने की शुरुआत हुई। इस महीने की 1 तारीख से टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुछ ही समय में देश भर में 45 वर्ष से अधिक आयु के 7 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी थी। इसी आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक लोग कोविड की दोनों खुराक ले चुके हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने देशवासियों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उर्मिला ने कहा कि उन्होंने अपने परिजनों के साथ टीका लगवा लिया है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल भर से भी अधिक समय से हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं और अभी तो इसका प्रकोप पहले से भी कहीं ज्यादा है। हमारी सरकार भी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। टीका लगाने के लिए सभी पात्र नागरिकों से मेरा कहना है कि बिना डरे आगे आएं और टीका जरूर लगाएं। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। मैं खुद और मेरा पूरा परिवार ये टीका लगा चुके हैं। इससे हम खुद को और हमारे परिवारजनों को और हमारे देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं। तो टीका जरूर लगाएं और कोरोना के खिलाफ शुरू इस जंग में अपना योगदान दें। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि बहुत जल्द टीकाकरण का दायरा और बढ़ाया जाएगा। तीसरी वैक्सीन जो स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिला है, तो पिछले साल स्पुतनिक वी के रिसर्च डेटा आए थे कि इसमें 93% के आसपास एफिकेसी देखी गई थी। तो यह एक अच्छा वैक्सीन है और अप्रूवल मिला है, ये अच्छी बात है। अभी तक हमारे पास 2 वैक्सीन थे, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो ये तीसरा वैक्सीन 45+ को ओपन किया है वैक्सीनेशन के लिए। तो देखा होगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज बढ़ी है। तो बेशक स्पुतनिक वी के आने के बाद यह रफ्तार और तेजी पकड़ेगी और उम्मीद है कि हम इस एज बार को 45 से नीचे लाके 30-35+ भी कर पाएंगे। डॉक्टर पांडे ने बताया कि अगर किसी को भी गले में संक्रमण और खांसी जुकाम है तो उसे आरटीपीसीआर जांच करा लेनी चाहिए। कोविड के सिम्टम सर्दी जुकाम से मिलते हुए होते हैं, जैसे गला में खराश, बुखार। इस तरह के सिम्टम अगर इस समय आते हैं तो कोविड की जांच करानी चाहिए। कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं या किसी प्राइवेट लैब में करा सकते हैं। कोविड की जांच रिपोर्ट 4 घंटे तक भी मिल सकती है, लेकिन चूंकि अभी कोविड के केसेस ज्यादा हो रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट यूजुअली मिल जाती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लग सकता है। कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से करा सकते हैं। 2 तरह के टेस्ट है। पहला टेस्ट है रैट, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबल टेस्ट आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर करने के भी कई तरीके होते हैं। तो अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो बेहतर है कि हम पहले आरटीपीसीआर कर लें। महाराष्ट्र में कोविड मामलों में अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों से अपील की है कि वे कल उनकी 130वीं जयंती पर अपने घर पर ही रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।
महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती कम लोगों की उपस्थिति में मनाने का आह्वान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने घरों से श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में जुटना नहीं चाहिए। नागपुर में दीक्षा भूमि पर जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वहां भी सीमित लोगों की उपस्थिति में प्रार्थना और पुष्प अर्पित किए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे कोविड-19 के तेजी से प्रसार के मद्देनजर अपने घर पर रहना ही पसंद करें। गुड़ी पाड़वा के पावन अवसर पर आज राज्य भर में विभिन्न पारंपरिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया और उत्सव को घरों तक सीमित रखा गया। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात्रि 8:30 बजे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। राजस्थान में कोविड के मामले तेजी से बढ़ने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य के स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में बताया कि मार्च में संक्रमण की दर 2% थी, जो अब बढ़कर 8% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 12 दिन में 133 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना की जांच में तेजी लाई गई है और प्रतिदिन करीब 60,000 नमूने जांचे जा रहे हैं। श्री महाजन ने बताया कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है और सरकार द्वारा उसकी उपलब्धता पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। बैठक में सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि कोविड का नया म्यूटेंट बहुत घातक है। उन्होंने बताया कि अब बड़ी संख्या में युवा और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच राज्य में आज कोरोना के 5,588 मामले सामने आए हैं। संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी अब बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केरल में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज 7,515 नए मामलों की पुष्टि की गई। राज्य सरकार कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने जा रही है। केरल में फिलहाल 52,132 सक्रिय मामले हैं। आज 2,959 लोगों के स्वस्थ होने की भी खबर है। इस बीच महामारी की रोकथाम के लिए नए प्रतिबंध लगाए गए और टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी सुविधा बढ़ा दी गई है। त्रिशूरपुरम में केवल कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने आज वर्चुअल माध्यम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कोविड टीकाकरण, आर्थिक बहाली, भारत के लिए विश्व बैंक समूह ऋण सुविधा और भारत की हरित उन्नतिशील नीति तथा समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से निपटने की दिशा में किए गए भारत के प्रयासों से उन्हें अवगत कराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत से क्षय रोग यानी टीबी का उन्मूलन न केवल देश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे विश्व भर में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्षय रोग से संबंधित तकनीकी परामर्श नेटवर्क टीमों को संबोधित करते हुए कही। टीबी से संबंधित तकनीकी परामर्श नेटवर्क टीमों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्रों से संबंधित व्यावसायिक टीबी अधिकारी और परामर्शदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि क्षय रोग के उन्मूलन के लिए समुचित निदान और तुरंत उपचार महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित रायसीना संवाद के 6ठे सम्मेलन का शुभारंभ किया। केंद्र ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरों का खंडन किया। राज्य से विभिन्न शीत भंडार श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा और मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। सरकार देश में टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत से टीबी उन्मूलन से पूरी दुनिया पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मत्स्य पालक किसानों और खरीदारों की सुविधा के लिए ई सेंटा ऐप जारी किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तेज और भारत और फ्रांस कोविड के बाद साझा एजेंडे को निकट सहयोग के जरिए आगे बढ़ाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों के मद्देनजर खाद्य मंडियों में जीवित स्तनधारी वन्य जीवों की बिक्री स्थगित करने का आग्रह किया और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच जारी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ई सेंटा का उद्घाटन किया। ई सेंटा एक ऐसा बाजार है जो एक्वा किसानों यानी मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि ई सेंटा से मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि होगी, उनकी जीवन शैली बेहतर होगी, उनमें आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता आएगी और गुणात्मक सुधार के नए विकल्प उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ई सेंटा मंच से परंपरागत व्यापार के ढंग बदलेंगे और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। ई सेंटा प्लेटफॉर्म विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचेगा। ई सेंटा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का ही एक अंग है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार पोषण ज्ञान का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट का निर्माण बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के सहयोग से किया गया है। वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव राम मोहन मिश्र और अपर सचिव डॉ राकेश सरवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉ राजीव कुमार ने कहा कि पोषण ज्ञान की शुरूआत एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर व्यवहार में बदलाव के जरिए ही वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री होने के बावजूद कुपोषण की उच्च दर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल व्यवहार में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में शनिवार को 6 जिलों की 45 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। सबसे अधिक 16 सीटें उत्तर 24 परगना के जिले में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर 24 परगना जिले में मंत्री पद संभालने वाले रंगमंच कलाकार इब्रित्या बासु, फिल्म स्टार से विधायक बने चिरंजीत और पूर्व मंत्री मदन मित्रा भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 2 बार के विधायक इब्रित्या बासु को दमदम सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पलाश दास को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस सीट पर बिमल शंकर नंदा को उम्मीदवार बनाया है। बारासात में अभिनेता दीपक चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के संजीत चैटर्जी और भाजपा के शंकर चटर्जी चुनौती दे रहे हैं। उत्तर बंगाल के 3 जिलों कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के सभी उम्मीदवार चाय बागान मतदाताओं को लुभाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। इन जिलों में शनिवार को चुनाव के 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दलों ने चाय बागान कामगारों के दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और भूमि अधिकारों का वादा किया है। दार्जिलिंग क्षेत्र प्रीमियम चाय के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहां लगभग 80 चाय बागान हैं। भारतीय जनता पार्टी असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के विकास के लिए केंद्रीय बजट में किए गए 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान का उल्लेख कर रही है। दूसरी ओर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार के बजट में 150 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज और चासुंदरी परियोजना का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और फ्रांस कोविड उपरांत साझा एजेंडे को निकट सहयोग के जरिए आगे बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री जियां वेस ले ड्रियान ने आज द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। डॉ जयशंकर ने ट्वीट कर इस बातचीत को लाभकारी और सार्थक बताया। फ्रांस के विदेश मंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री ड्रियान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से जलवायु परिवर्तन पर समूह पर चर्चा के दौरान मिलेंगे। वे रायसीना डायलॉग में भी भाग लेंगे। कल उनका बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सभी देशों से खाद्य बाजारों में जीवित स्तनधारी वन्य जीवों की बिक्री स्थगित करने को कहा है। मनुष्य में 70% संक्रामक रोग इन्हीं वन्य जीवों से फैलते हैं। कोरोना वायरस के उद्गम का पता लगाने चीन के वुहान शहर गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मिशन के सुझाव के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस मिशन के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी पीटर बेन एम्बारेक ने ये जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल के वुहान के हुआनान बाजार का दौरा किया था, जहां से पहली बार लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला था। उनका कहना था कि
संभवतः चमगादड़ों से वन्यजीवों के माध्यम से ही ये वायरस मनुष्य में पहुंचा। जापान क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से अधिक विषाक्त जल समुद्र में छोड़ेगा। ये जानकारी आज जापान सरकार की ओर से दी गई। इस काम में 2 वर्ष लगेंगे, क्योंकि इसे अंजाम देने से पहले प्लांट ऑपरेटर टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर को जल से हानिकारक आइसोटॉप्स दूर करने, अपेक्षित ढांचा तैयार करने और नियामक से अनुमति लेने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगेगा। जापान ने कहा है कि विषाक्त पानी को छोड़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि 2011 के भूकंप और सुनामी के कारण क्षतिग्रस्त हुए परमाणु संयंत्र को हटाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम एनसीडीसी ने देश के सहकारी संगठनों को कर्ज देने के लिए जर्मनी के सबसे बड़े बैंक ड्यूश बैंक से 6 अरब रुपए ऋण लिया है। इस समझौते पर आज नई दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में निगम और बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किसानों को बाजारों के साथ जोड़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की मौजूदगी में भारतीय वाणिज्य परिसंघ और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के बीच भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कृषि परिदृश्य और जर्मनी के साथ आपसी संबंधों को नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वाणिज्य परिसंघ और ड्यूश बैंक के साथ निगम के समझौतों से देश में बनाए जा रहे किसान उत्पादन संगठनों को आसानी से ऋण और बाजार उपलब्ध हो सकेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान जिले ने 560 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश की 4 और जिलों को भी देश के 29 जिलों में शामिल किया गया है, जिन्होंने इस दिशा में वरीयता हासिल की है। ये 4 जिले हैं राजौरी, डोडा, कठुआ और रियासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा है कि इन शहीदों के साहस, वीरता और बलिदान से हर भारतीय को ताकत मिलती है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज पारंपरिक नववर्ष उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्ल, चेटीचंद, विशु, पुठांडू और बोहाग बिहू के रूप में मनाया जा रहा है। चंद्र पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग इसे उगाड़ी, कर्नाटक के युगाड़ी कहते हैं। महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु में पुठांडू, केरल में विशु, पंजाब में बैसाखी और ओडिशा में पाना संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बैशाख और असम में बोहाग बिहू कहा जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कर्नाटक में चंद्रमाना उगाड़ी का त्योहार आज पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। आज कर्नाटका में युगादि का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह तेल लगाकर स्नान किया जाता है, घर के आगे रंग बिरंगा रंगोली डाला जाता है और दरवाजे पर आम और नीम के पत्तों से सजाया जाता है। आज नीम का फूल और गुड़ का मिश्रण दिया जाता है, जो कहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों को एक प्रकार स्वीकार किया जाना चाहिए। रमजान का पावन महीना भी कल आरंभ होगा। दोनों त्योहार को कोविड संक्रमण की छाया में बनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि वह मास्क पहने, हाथ धोएं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आईपीएल क्रिकेट का 5वां मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित रायसीना संवाद के 6ठे सम्मेलन का शुभारंभ किया। केंद्र ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरों का खंडन किया। राज्यों से विभिन्न शीत भंडार श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा और मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। सरकार देश में टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत से टीबी के उन्मूलन से पूरी दुनिया पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मत्स्य पालक किसानों और खरीदारों की सुविधाओं के लिए ई सेंटा ऐप जारी किया।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तेज। भारत और फ्रांस कोविड उपरांत साझा एजेंडे को निकट सहयोग के जरिए आगे बढ़ाएंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों के मद्देनजर खाद्य मंडियों में जीवित स्तनधारी वन्य जीवों की बिक्री स्थगित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।